नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज जीके जीएस रिवीजन सीरीज़ के दूसरे दिन में यानी पॉलिटी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 2 कर रहे होंगे। भाग 1 हमने अच्छे से कल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज भाग 2 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से फिर से इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आपको एक बार और बता दें दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे में एनटीपीसी, आरपीएफ, ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आप ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1858 पूछ रहा है। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता ग्रहण की थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1858 का अधिनियम आया, तो 1858 के अधिनियम से कंपनी की जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां थी उनको बंद कर दिया गया, और सीधे जो महारानी है उन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो ये तो सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो गवर्नर जनरल है, जो कि याद करिए पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर, उसे ही क्या बोला गया था, गवर्नर जनरल। उसे ही फिर क्या बोला गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय थे कैनिंग्स, याद रखिएगा। पहले वायसराय जो हैं हमारे, वो हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है? अगला स्टेटमेंट है कि भारत सचिव के पद का सृजन कर संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति उसमें निहित कर दी गई। तो जी हाँ दोस्तों, 1858 के संबंध में ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत सचिव की सहायता के लिए गठित सलाहकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए दोस्तों, आप कितनी थी? तो जो भारत से अभी आपने पढ़ा कि जो 1858 का अधिनियम है, उसमें जो है भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, उनकी सहायता के लिए एक सलाहकारी परिषद का गठन किया गया, लंदन में थी ये परिषद। तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, वो थी 15। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न 2 के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा एक्ट है, बताएंगे आप सभी लोग? तो वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए दोस्तों, तो अब 1861 में और क्या हुआ यहीं पे समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट करके एक एक क्वेश्चन में देख लेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो परिषद है, परिषद का विस्तार, सीधा सा आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि परिषद का विस्तार किया गया। किस संदर्भ में? कानून निर्माण, कानून निर्माण के संदर्भ में किया गया परिषद का विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बताएंगे दोस्तों, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चौथे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता क्या नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नहीं है। पहला क्या बोल रहा है कि इसे मार्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है।
तो जी हाँ, इसे मार्लियामेंटो सुधार से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सचिव और वायसराय थे उस टाइम के, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आगे, इसने पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया। तो जी हाँ दोस्तों, इसने जो है पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया था। मुस्लिम के लिए इसने पृथक निर्वाचक मंडल लागू किया था। इसके तहत मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, जी हाँ ये तो अभी पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे क्या बोला है? इसने विधान परिषद के आकार को सीमित कर दिया। नहीं दोस्तों, इसने विधान परिषद के आकार को सीमित नहीं किया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इसके लिए उत्तर, प्रश्न 5 के लिए यही स्टेटमेंट गलत है। इसने सीमित नहीं किया, इसने सीमित नहीं किया, बल्कि क्या किया, इसका विस्तार किया। सीमित ना करके इसका विस्तार किया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के तहत किस भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका के विधि सदस्य के रूप में चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, आप लोग ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिनियम 1909 के तहत जो पहले भारतीय थे जिन्हें विधि सदस्य के रूप में चुना गया, तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो किस अधिनियम के तहत जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, क्योंकि पहले कलकत्ता थी। अब ये किस अधिनियम से गई है दोस्तों? तो ये गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी 7वें का सी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, असत्य कथन का चयन करना है। तो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे भी ये कौन है, सचिव और वायसराय हैं। तो आगे क्या है कि इसके तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, लेकिन चयन तो असत्य का करना है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय, बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही किया गया था और इसी से द्वैध शासन, इसी से द्वैध शासन बोला गया है इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से पृथक किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो इसी अधिनियम से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही पहली बार जो केंद्रीय बजट है हमारा, जो केंद्रीय बजट है, इसको राज्य के बजट से पृथक किया गया था। तो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब अगला क्या है कि पृथक निर्वाचन पद्धति का त्याग कर दिया गया। जी नहीं दोस्तों, पृथक निर्वाचन पद्धति का त्याग नहीं किया गया था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। अच्छा, त्याग नहीं किया गया तो क्या किया गया, इसका विस्तार, ध्यान रखिएगा, इसका त्याग न करके विस्तार किया गया। जैसे कि मुस्लिमों के अलावा महिलाओं, सिखों या और भी कई उसमें जो ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे उनके तरफ भी इसको बढ़ाया गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस अधिनियम के अंतर्गत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? बताएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1926 के लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 9वें का उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 1919 से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है 1919 और 1935। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया था द्वैध शासन, तो इसी तरीके से कुछ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन का आरंभ किया। जी हाँ, प्रांतीय कार्यकारिणी में जो विषय आवंटित हुए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। जी नहीं दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली को इसने नहीं, संघीय शासन प्रणाली 1935 में आएगी। संघीय शासन प्रणाली कब आएगी? 1935 में। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इस हिसाब से जो हमारे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, जो कि है हमारे ऑप्शन डी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है कि प्रांतीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की विशेषता है? तो बताएंगे दोस्तों कि प्रांतीय स्वशासन किस अधिनियम की विशेषता है। तो प्रांतीय स्वशासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। अब 1935 में और क्या फैक्ट हैं जो जान सकते हैं हम लोग, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि इसमें जब ये आया तो कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? तो 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात वही अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ये प्रावधान आया, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि इसने जो द्वैध शासन व्यवस्था है, देखो आप ऐसे समझिए कि जो द्वैध शासन है, जो हमारा द्वैध शासन है, ये राज्य में तो समाप्त और केंद्र में शुरू, ऐसे समझिए आप कि इसने द्वैध शासन को राज्य में समाप्त कर दिया और केंद्र में शुरू कर दिया। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या हो सकता है दोस्तों 1935 में? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन में फिर समझ लेंगे, यहाँ जगह भी खत्म हो गई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक अनुकरण करता है? तो बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में ऐसा उत्तर है जिसका कि ये सर्वाधिक अनुकरण करता है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये सर्वाधिक अनुकरण करता है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो दोस्तों इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ समझ लेते हैं। क्या है? एक है रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना, ये इसी एक्ट के माध्यम से हुई। दूसरा क्या है? दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, ये तो आप मान लीजिए समझ ही चुके हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता। और क्या है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसने प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना इसके तहत हुई। प्रांतीय सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बारे में आपने केंद्रीय पढ़ चुके हैं 1926 वाला। तो इतने पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1919 और 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा आप। तो 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। क्या दोस्तों अभी अभी आपने ये पॉइंट नहीं समझा? तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये भी आप पढ़ ही चुके हैं, की गई। इसके तहत प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए पढ़ने के बाद कितना आसान हो गया है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी सही हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1919 में धाराओं एवं अनुसूचियों की संख्या बताएंगे दोस्तों। अभी आप पढ़ के आए हैं, क्या होगी? 280 और 20? नहीं, क्या होगी? सी ऑप्शन, 321 और 10। तो बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा इसमें क्या 321 क्या है? धाराएं। भाई कैसे बताएं आपको, चलिए देखिए 321 क्या है, ये हैं धाराएं, और ये 10 क्या है, ये हैं अनुसूचियां। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, ये 1861 से है क्वेश्चन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है दोस्तों, इसको देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। तो ये तो दोस्तों हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि परिषद का विस्तार हुआ, वो भारतीयों को शामिल करना शुरू किया गया। परिषद का विस्तार हुआ किस संदर्भ में बताया था आपको? कानून निर्माण के संदर्भ में। तो ये ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अब गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। नहीं दोस्तों, गवर्नर जनरल को तो असीम शक्तियाँ थी यहाँ पे, तो वो प्राधिकृत था, ना कि नहीं। तो वो प्राधिकृत था, इस हिसाब से ये हो जाएगा गलत। तो पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो है केवल एक, और जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ब्रिटिश भारत के अधीन भारत का पहला वायसराय, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में टकराएगा आपको ये। तो पहला वायसराय कौन था? आप बताएंगे, ट्राई करेंगे। तो कौन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ने में आपको मज़ा आया या नहीं, ठीक है। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।